दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एजुकेशन। जैसा कि हमने इनकम टैक्स की सीरीज चालू कर रखी है, जिसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर करा था हमने अपना सैलरी चैप्टर, दूसरे नंबर पे करा था हमने हाउस प्रॉपर्टी, तीसरे नंबर पे करा था हमने कैपिटल गेन, और हम आ गए अपने सेकंड लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सर नाम तो समझ आ गया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम इस चैप्टर में जो है ऐसी इनकम जो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है, वो क्या होगी, वो इस हेड में आकर टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे सपोज करो आपने सैलरी कमाई तो वो सैलरी चैप्टर में चली गई, आपने अपना एसेट बेचा तो कैपिटल गेन चैप्टर में चला गया, आपने अपने घर को रेंट पे चढ़ाया, उससे आपको रेंट मिला तो वह हाउस प्रॉपर्टी में चला गया। सर हो तो गया सारी इनकम, हमने सारी इनकम सारी हेड में चली गई नहीं, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी इनकम होती है जो किसी हेड में नहीं गई। सपोज करो मैंने आपको रूम रेंट पे दिया, ठीक है, पर आपने भी किसी और आदमी को रेंट पे दे दिया, ठीक है, मैंने आपको रूम रेंट पे दिया 20,000 रुपए का, और फिर आपने अपने दूसरे पर्सन को दे दिया 40,000 रुपए का रूम, यानी वो आपको दे रहा 40,000 रुपए, आप मुझे दे रहे हो 20,000 रुपए का, तो बीच में आपको क्या मिला, 20,000 रुपए का इनकम हो गया। अब बताओ वो इनकम क्या होगी? वो तो आपका घर है नहीं, वो आपका घर नहीं है, इसलिए वो हाउस प्रॉपर्टी वाले हेड में नहीं जाएगी। आपको वो सैलरी भी रिसीव नहीं हुई है तो वो सैलरी में भी नहीं जाएगी। आपने वहां पर घर भी नहीं बेचा तो कैपिटल गेन में भी नहीं जाएगी। तो वो इनकम कहाँ जाएगी? तो वो इनकम हमारी किस में जाएगी? वो इनकम जाएगी हमारी IFOS, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऐसी इनकम जो किसी हेड में नहीं जा रही हो, कहाँ पे हम निकाल के फेंक देते हैं, वो हम फेंक देते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो जैसा कि हमने देखा रखा है सेक्शन नंबर 56, कौन सा सेक्शन हमें बताता है कि इनकम टैक्सेबल होगी या नहीं? हमारा सेक्शन नंबर बताता है 56। इसके दो टाइप है, एक ऐसी इनकम जो किसी भी हेड में टैक्सेबल नहीं हुई है, वो कहां पे जाएगी? IFOS में। दूसरा ऐसी इनकम जो खुद इसमें टैक्सेबल होती है, जैसे सब लेटिंग ऑफ रेंट। मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि मैंने आपको आपको जो है रूम रेंट पे दिया, पर आपने किसी थर्ड पर्सन को जो है रूम रेंट पे दे दिया, और वहां थर्ड पर्सन आपको रेंट में दिया और आपने फिर मुझे रेंट में दिया। इसके बीच में आपने सपोज करो 20,000 रुपए कमाया, तो 20,000 रुपए कहां जाएंगे? वो यहाँ पे आकर टैक्स होंगे। फिर दूसरा ले लो एनहेंस कंपनसेशन। सपोज करो आपका जो घर है वो रोड सरकार जो है आपके घर से रोड निकालना चाह रही है, और उस रोड के बीच में आपको खेत आ रहा है, तो सरकार क्या करेगी? आपके खेत को एक्वायर कर लेगी, रख लेगी। तो सरकार ने जब आपके खेत को रखा तो आपको सपोज करो 20 लाख रुपए जो है सरकार ने दिया, बोला मैं 20 लाख रुपए दूंगी, पर आप जो है सेटिस्फाई नहीं हुए, आप चले गए कोर्ट में कहा सर मेरी जमीन की कीमत 20 लाख रुपए नहीं है, मेरी जमीन की कीमत 30 लाख रुपए है, पर सरकार मुझे 20 लाख रुपए दे रही है, और आपने कोर्ट में केस लड़ा और आप जीत गए, यानी कोर्ट ने आपके फेवर में फैसला सुना, तो आपको कितने लाख रुपए और मिलेंगे? 10 लाख रुपए और मिलेंगे। तो जो 10 लाख रुपए आपको और मिलेंगे उसे हम कहते हैं एनहेंस कंपनसेशन, यानी पहले जो आपको पैसा मिला था उसको छोड़ के आपने कोर्ट में केस लड़ा, फिर आपने इनकम जीती, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनहेंस, मैंने बढ़ी हुई कंपनसेशन मतलब आपको मिला है। फिर तीसरे नंबर पर देख लो फॉरफिटेड मनी, यानी सपोज करो जब हम हाउस प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो शुरू में हम बेना पकड़ा जाते हैं, यानी शुरू में थोड़ा सा एडवांस मनी देते हैं कि सर आप ये मनी पकड़ो, 1 महीने या 2 महीने बाद आके जो है मैं आपको पैसे दे दूंगा, और फिर ये हाउस प्रॉपर्टी जो है अपने आप को मैं अपना ले लूंगा इसे, ठीक है। लेकिन सपोज करो आपने 1 अप्रैल 2014 के बाद आपने किसी को पैसा दिया था 20,000 रुपए, ठीक है, पर आप वो घर खरीदने के लिए नहीं गए, यानी फॉर एग्जाम्पल राम ने मुझे 20,000 रुपए दिया, बोला सर ये वाला रूम जो है मैं खरीद लूंगा, पर 1 महीने बाद आके खरीदूंगा, और उसने बोला कि 20,000 रुपए आप ये एडवांस रख लो, आप किसी और को मत बेचना। लेकिन वो 1 महीने बाद नहीं आया, फिर क्या हुआ? उसने जो मुझे 20,000 रुपए दिए थे वो तो मेरी इनकम होगी, क्योंकि मैं उसे 20,000 रुपए दूंगा नहीं, तो वो इनकम कहाँ टैक्सेबल होगी? वो इनकम टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के लिए। तो आई होप आपको सेक्शन नंबर 56 समझ आया होगा। अगर आपको हमारा सीरीज ये इनकम टैक्स का बढ़िया लग रहा है और आपको जो है कंटेंट बढ़िया लग रहा है, ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बढ़िया लग रहा है, समझ आ रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। चलो हम चलते हैं अपने सेक्शन नंबर 194B, 194BA और 194BB, ठीक है। इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। देखो 194B, 194BB बीबी नहीं बीबी 194BA, ठीक है। आप देखो 194BB कहता है कैजुअल इनकम, ऐसी इनकम जो आपने चाही नहीं कमानी पर होगी। सपोज करो आपका कपड़े का बिजनेस है, किसका बिजनेस है? कपड़े का। तो कपड़े के बिजनेस के लिए आपको क्या चाहिए? मशीन खरीदी होगी आपने बनाने के लिए, ठीक है। वो मशीन जो है आपने सपोज करो 10 लाख की खरीदी थी, अब उस पर डेप्रिसिएशन लग के उस मशीन की कीमत 5 लाख रुपए रह गया। पर सपोज करो कि ऐसी सिचुएशन पैदा हुई वो मशीन 6 लाख की बिक गई, तो
तो आप एक बात बताओ, आपका बिजनेस क्या था, कपड़ा बेचने का, लेकिन वो मशीन 1 लाख रुपए की फालतू बिकी, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, 1 लाख रुपया गेन हो गया। आपने चाहा नहीं पर आपको हो गया। तो वो जो गेन हुआ है वो आपको 194B 194BB इन दोनों जगहों पे आके टैक्सेबल हो जाएगी। कंडीशन नंबर 1 है, यदि आपको गेन 10,000 रुपए से ऊपर का हुआ है, यानी अगर आपको सिर्फ 10,000 रुपए का ही गेन हुआ है तो वो पूरा एग्जाम्प्ट है। यानी सरकार बोल रही है 10,000 रुपए में क्या ही टैक्स लूंगी, 2 रुपया 10 रुपए टैक्स बनेगा या ज्यादा 300 रुपए टैक्स बनेगा। सरकार ने बोला कि इतना एग्जाम्प्ट कर देंगे। पर अगर वो 10,000 से ऊपर यानी 11,000 रुपए का भी आपको गेन हुआ है तो आपको वहां पे क्या पूरे का पूरे 11,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। फिर 194B है, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है सिर्फ 2 साल पहले। ये बात जैसे ड्रीम 11 हो गया, फिर हमारा जंगली रमी हो गया, यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे हम पैसा लगा के गेम खेलते हैं और पैसे जीतते हैं। तो उस पे जो है सरकार ने कहा कि उस पे मैं टैक्स लूंगी। उस पे कितने परसेंट टैक्स लेगा, 30% से। सपोज करो आपने 1 करोड़ रुपए जीता, 30% सरकार टैक्स ले लेगी, सिर्फ 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे, यानी 30 लाख रुपए सरकार अपने पास रख लेगी। यहाँ पे भी क्या है, 30% से टैक्स होगा। सपोज कर लो आपने 1 लाख रुपया गेन हुआ मुझे मशीन बेच के, सरकार बोलेगी 30,000 रुपए मेरा, 70,000 रुपए तेरा, 30,000 रुपए टैक्स ले लूंगी मैं। तो यही सेक्शन हमारे 3 क्या, 194B 194BB 194B है। बस इनमें अंतर क्या है कि यहाँ 10,000 रुपए की लिमिट दे रखी है, यहाँ 10,000 की लिमिट नहीं दे रखी है। अब हम अपने नए सेक्शन नंबर 57 पे चलते हैं। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 57 क्या है। सपोज कर लो बहुत सारे लोग आजकल कर रहे हैं, आपने क्या करा, बैंक से लोन लिया, मान 10 लाख का लोन लिया और आपने उस लोन के पैसे को क्या कर दिया, शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, एक कंपनी के शेयर खरीद लिए। ठीक है, आपने क्या करा, बैंक से लोन लिया, कंपनी के शेयर खरीद लिया। उस कंपनी के शेयर आपने शेयर खरीदा, तो आपने शेयर क्यों खरीदा वो कंपनी का, आपने क्योंकि आपको क्या मिले, डिविडेंड इनकम मिले। तो ठीक है, तो ये IF सेक्शन कहता है जो डिविडेंड इनकम है वो हम आपको टैक्स करेंगे। ठीक है, फिर मैं सरकार के पास गया, मैंने सरकार को कहा सरकार मैंने जो है 1 लाख रुपए लिए हैं बैंक से और उसके क्या करा, शेयर में इन्वेस्ट करा है और वहां से मुझे डिविडेंड मिला है। तो मैं जो बैंक से मैंने लोन लिया उस पर मैंने इंटरेस्ट पे करा है, उसका मुझे छूट दे दो। सरकार ने कहा चलो ठीक है छूट दे देते हैं। तो सरकार ने कहा कि आपको डिविडेंड इनकम कितनी मिली है, सपोज करो आपको डिविडेंड इनकम मिली है 10,000 रुपए। सरकार ने कहा कि 10,000 का 20% कर दो, 10,000 का 20% हो जाएगा आपका 2,000 रुपए। फिर सरकार ने कहा आपने इंटरेस्ट कितना पे करा, सपोज कर लो आपने इंटरेस्ट पे करा 8,000 रुपए का, कितने हजार रुपए का, 8,000 रुपए का। तो सरकार ने कहा इन दोनों में से छोटा कौन सा है, 2,000 रुपए। तो सरकार ने कहा कि 2,000 रुपए मैं आपको छूट दे दूंगी, यानी अगर आपको 10,000 रुपए की डिविडेंड इनकम रिसीव हुई है। ठीक है, पहली बात अगर आपने खुद का पैसा इन्वेस्ट करा है तो पूरा टैक्सेबल होगा, लेकिन आपने बैंक से लोन लेके फिर पैसा इन्वेस्ट करा है तो सरकार ने आपको एग्जम्पशन दिया। क्या, सबसे पहले डिविडेंड आपको कितना रिसीव हुआ, सपोज करो 10,000 का डिविडेंड रिसीव हुआ, आपने 1 लाख रुपए दिए, 10,000 रुपए आपको महीने में डिविडेंड रिसीव हुआ हर महीने में। तो उस डिविडेंड का 20% कर दो, यानी 10,000 का 20% 2,000 रुपए। फिर आपने कितना इंटरेस्ट पे करा बैंक को, सपोज करो आपने 8,000 रुपए इंटरेस्ट पे करा, तो 8,000 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। तो इन दोनों में छोटा क्या है, 2,000 रुपए। तो ये 2,000 रुपए का आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगा, यानी 10,000 रुपए का जो आपको डिविडेंड मिला उसमें 2,000 घटा दो तो 8,000 रुपए का सिर्फ आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये है हमारा सेक्शन नंबर 57। ठीक है, चलो आप चलते हैं अपने फैमिली पेंशन की तरफ। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है क्या, फैमिली पेंशन। अब देखो अगर आपको फैमिली पेंशन जो है एक किसी आर्मी मैन को मिला है या फिर ऐसा मैन जिसने जो है परमवीर चक्र या गैलेंट्री अवार्ड प्राप्त करा है, अगर उसके परिवार को फैमिली पेंशन मिला, सरकार कहती है एग्जम्प्ट मैं आपसे 1 रुपया टैक्स नहीं लूंगी क्योंकि आपने देश के हित में अपना काम करा है। पर वही पैसा एक अगर कॉमन मैन को मिला तो सरकार कह रही है मैं उस पर टैक्स लूंगी। फिर हम चलेंगे सरकार के पास, सरकार आप ऐसे कैसे टैक्स लोगे, फैमिली पेंशन तो कब मिलेगी, फैमिली पेंशन जब मिलती है तो एक आदमी की डेथ हो जाती है फिर उसके फैमिली को कंपनसेट करने के लिए मिलती है। तो हम सरकार के पास गए, सरकार ने कहा अच्छा ठीक है मैं आपको एग्जाम्पशन दूंगी। तो सरकार ने कितना एग्जाम्पशन दिया, सरकार ने बोला आपको पेंशन कितना रिसीव हुआ, सपोज करो 100 लाख रुपए रिसीव हुआ है तो उसका 1/30 कर दो, 1/3 यानी 33 लाख रुपए और 15,000 रुपए, इसमें 2 छोटा है, लोअर ऑफ 15,000 रुपए, उतना आपको एग्जाम्पशन देगी। या सपोज करो 100 लाख को ज्यादा अमाउंट ले लिया तो किसी को नहीं मिलता, सपोज कर लो ये 10,000 रुपए आपको हर महीने फैमिली पेंशन मिल रही है। ठीक है, तो सरकार ने कहा फैमिली पेंशन कितना मिल रहा है 10,000 रुपए, उसका 1/3 कर दो, यानी 3,333 रुपया और 15,000 रुपए, इन दोनों में छोटा क्या है 3,333 रुपया, इतना मैं आपको छूट दूंगी। बाकी अमाउंट पे क्या करूंगी मैं, टैक्स ले लूंगी, यानी 7,333 रुपए पे टैक्स लेगी आपका
अगर आपको 10,000 रुपए का फैमिली पेंशन मिल रहा है। चलो हम अपने चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन। चलो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 56 सबसेक्शन 2 सब क्लोज 10, यानी 56 सबसेक्शन 2 सब क्लोज 10। ये किसके बारे में बात करता है? ये बोलता है गिफ्ट के बारे में। ठीक है, अब ये कहता है यदि आपको गिफ्ट दो फॉर्म में मिल सकता है, या तो एक काइंड यानी कोई वस्तु के रूप में मिल सकता है गिफ्ट, जैसे दिवाली के टाइम पे कंबल मिल जाते हैं, मिक्सिंग मशीन मिल जाती है, बाइक्स मिल जाती है, कार मिल जाती है, या तो आपको मनी के टर्म में मिल सकता है। ठीक है, तो सरकार ने कहा है यदि आपको गिफ्ट मिला है किसके फॉर्म में? 56 सबसेक्शन 2 10 मनी के फॉर्म में, और वो मनी की वैल्यू कितनी? 50,000 रुपए से ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है? 50,000 रुपए से ज्यादा। यानी अगर आपको 51,000 रुपए का गिफ्ट मिला, यानी बोनस मिला, सपोज कर लो किसी फॉर्म में 51,000 रुपए कैश में मिला, सरकार कह रही है पूरा का पूरा टैक्सेबल। ठीक है, सर मुझे कैश में नहीं मिला, मुझे गिफ्ट मिला, यानी मुझे मिल गया बेड मिल गया, फ्रिज मिल गया, कूलर मिल गया, बाइक मिल गई, कुछ मिला। ठीक है, तो आपको क्या मिला? मूवेबल प्रॉपर्टी मिली। क्या मिला आपको? मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मूवेबल प्रॉपर्टी में भी दो कंडीशन है। हो सकता है कि आपने फ्री में मिला हो, यानी आपने 1 रुपया कंपनी को नहीं दिया, कंपनी ने खुशी में आपको एक बाइक गिफ्ट कर दी, सपोज कर लो। चलो आज जो है इस साल हमने बहुत ही प्रॉफिट कमाया, हमारी कंपनी ने सभी एम्प्लॉय को हमारी तरफ से बाइक गिफ्ट है। तो अगर उस बाइक की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल, सरकार 1 रुपया छूट नहीं देगी। सरकार ने कहा 50,000 से ज्यादा अगर गिफ्ट मिल रहा है, चाहे किसी फॉर्म में मिल रहा हो, पूरा का पूरा टैक्स दूंगी। ठीक है, फिर वही दूसरा एग्जांपल ले लो, आपने कुछ पैसे दिए, सपोज कर लो वो फैक्ट्री में एसी लगी हुई है, अभी गर्मी कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, एसी एग्जांपल बढ़िया होगा। सपोज करो फैक्ट्री की क्या है? एसी है। ठीक है, अब वो फैक्ट्री की एसी कुछ महंगी दार है, मतलब 1 लाख रुपए की उस फैक्ट्री की एसी की कीमत है, पर आप चूंकि एम्प्लॉय हो और आप बढ़िया काम कर रहे हो और आपकी वजह से कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो आपने कहा कि सर मैं आपको 10,000 रुपए दे सकता हूँ, आप मुझे 1 लाख की एसी दे दो। ठीक है, अगर नहीं दोगे तो मैं कंपनी छोड़ के चला जाऊंगा। कंपनी मतलब आप कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट थे और आपको कंपनी की जरूरत थी, आपको कंपनी ने कहा ठीक है ले जा, 10,000 रुपए दे दो, ये 1 लाख की एसी ले जा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पे उस एसी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? 1 लाख रुपए। आपने कितना रुपए दिया? सिर्फ 10,000 रुपए, यानी कितने रुपए नहीं दिए? 90,000 रुपए आपने क्या करा? नहीं दिया। यदि वो बोल रहा है यानी जितनी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है और आपने जितना पैसा दिया है उन दोनों को घटा दो, और जितना रुपए बचता है अगर उस रुपए की वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। अगर मैं आपको समझ नहीं आया तो मैं यहाँ समझा के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, सपोज करो 1 लाख रुपए की एसी की वैल्यू थी, यानी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है एसी का? 1 लाख रुपए। आपने क्या कहा? सर मैं आपको सिर्फ कितना रुपए दूंगा? 10,000 रुपए। आपने कितने रुपए दिया? सिर्फ 10,000 रुपए। तो कितना रुपए आपने नहीं दिया? 90,000 रुपए। ठीक है, आपने इतना रुपया नहीं दिया। ठीक है, सरकार कह रही है फेयर मार्केट वैल्यू में से कंसिडरेशन माइनस कर दो, यानी जितना आपने पे करा, जो आंसर आएगा, यानी ये जो आंसर आया, यदि ये 50,000 रुपए से ज्यादा है, पूरा का पूरा टैक्स कर दो, 1 लाख पे पूरा टैक्सेबल हो। ठीक है, सरकार क्या कह रही है? पूरा पूरा टैक्स कर दो, यानी 90,000 पे पूरा पूरा सरकार टैक्स लेगी आपको 30% के हिसाब से। 90,000 पे सरकार क्या करेगी? पूरा का पूरा टैक्स देगी। अगर आपको फ्री में दिया है, यानी विदाउट कंसिडरेशन जो पहले था, तो पूरा पूरा ऐसे ही टैक्सेबल है। तो एक चीज याद रखना, गिफ्ट में यदि 50,000 रुपए से फालतू का गिफ्ट है, सरकार ने कहा टैक्स लूंगी मैं, चाहे कितना महंगा कोई क्यों ना हो। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। ठीक है, अब हम चलते हैं अपना एक और सेक्शन जो है, सेक्शन नहीं कह सकते, इसी का एक पार्ट है, वो पार्ट की तरफ चलते हैं। यही इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्या कहता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी आपको जमीन गिफ्ट में हुआ। जैसे बर्थडे पे जो है जाते हैं, जो बड़े बड़े लोग होते हैं बर्थडे पे किसी को कोई बैंकेट गिफ्ट कर देता है, कोई मनाली की टिकट दे देता है, कोई बाहर देश में जमीन दे देता है गिफ्ट के रूप में, जो बड़े बड़े लोग होते हैं। ठीक है, तो सरकार कह रही है अगर आपने जो है गिफ्ट फ्री में दिया, बोला 1 रुपए नहीं लूंगा, ठीक है, क्या करा आपने? जमीन फ्री में गिफ्ट कर दिया, लैंड या बिल्डिंग, दो ही चीज है मूवेबल प्रॉपर्टी में। आपने कहा लैंड बिल्डिंग फ्री में ले जा। ठीक है, यदि उस लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, क्या 50,000 से ज्यादा है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। सरकार ने कहा टैक्स करो, कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, पर नहीं, आपने क्या करा? कुछ रुपए दे दिया। सपोज कर लो आपको जो है दिल्ली में फ्लैट मिला 50 एकड़ का, वो सपोज कर लो उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए है, और आपने क्या करा? 1 लाख रुपए दे दिया, रिश्तेदारी में थे आपके, 1 लाख रुपए दे के 10 लाख का क्या करा? आपने फ्लैट ले लिया। तो सरकार कह रही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है उसकी? जैसे मान लो 10 लाख रुपए स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, आपने कितना पे करा है? 1 लाख रुपए। इन दोनों को माइनस कर दो, 9 लाख रुपए। जो मेरा आंसर आया, यदि उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, सरकार कह रही है टैक्सेबल करो, जितना अमाउंट डिफरेंस का रहा पूरा पूरा क्या करो? टैक्सेबल कर दो।
तो सर क्या मतलब जो गिफ्ट है, हमें किसी से भी गिफ्ट मिलेगा सर वो टैक्सेबल होगा? क्या एक माँ बाप अपने बेटे या अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जाए, सरकार उस चीज में टैक्सेबल लेगी? नहीं, सरकार ने जो कुछ चीजों पे भी एग्जम्पशन दी है। अब एग्जम्पशन के बारे में जैसे हम पढ़ते हैं, सरकार कह रही है यदि गिफ्ट आपको रिलेटिव से मिल रहा है, चाहे 100 करोड़ का मिला हो या 100 अरब का मिला हो, पूरा का पूरा टैक्स वो एग्जाम होगा, यानी 1 रुपए नहीं लेगी। जैसे अभी हाल ही में जो है अनंत अंबानी की शादी हुई है, तो उसमें उन्होंने 1000 रुपए, शाहरुख खान ने शायद 25 करोड़ का उन्हें गिफ्ट दिया है। या फिर जैसे अनंत अंबानी ने अपने बेटे को कुछ गिफ्ट करा, 1000 करोड़ 2000 करोड़ कुछ भी गिफ्ट करा। तो यदि गिफ्ट हमें रिलेटिव से मिलता है, किससे? रिलेटिव, कोई भी रिश्तेदार हो सकता है, तो सरकार कह रही है मैं उससे टैक्स नहीं लूंगी, चाहे वो 1 लाख का हो, 1 लाख करोड़ का हो या 1 अरब करोड़ का, पूरा पूरा एग्जाम। ठीक है। यदि गिफ्ट आपको शादी वाले दिन मिला है, किसके? आपकी शादी के दिन, आपके बेटे की शादी नहीं, आपके शादी वाले दिन अगर आपको गिफ्ट मिला है, किससे मिला? आपको रिलेटिव से मिला है, पूरा आपको क्या होगा? एग्जाम होगा, यानी ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज। यहीं पे जो है पेपर वाला आपको जो है उलझाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा कि आपके बेटे की शादी है और उसमें आपको क्या मिला? गिफ्ट मिला। आपके रिलेटिव ने आपको गिफ्ट करा आपके बेटे की शादी पे, क्या वो एग्जाम होगा? नहीं, आपकी शादी होनी चाहिए और आपको जो है रिलेटिव आपको गिफ्ट देना चाहिए, ना कि आपके बेटे को। ठीक है। तो आपको यदि शादी के दिन आपको कोई गिफ्ट मिलता है, वो भी एग्जाम है, चाहे 1 अरब रुपए का मिला हो या 1 करोड़ रुपए का, सरकार उस पर टैक्स नहीं लेगी। तीसरा नंबर पे क्या आती है सरकार? हाँ, तीसरे नंबर पे क्या आती है? यदि आपको जो है, जैसे सपोज करो आपके पापा की डेथ हो गया, उस डेथ की वजह से आपको गिफ्ट मिला हो, या ट्रस्ट में जो आपको गिफ्ट मिला हो, सरकार से कुछ डोनेशन मिला हो, तो उस पर भी सरकार टैक्स नहीं लेगी। ठीक है। कोविड-19 के दौरान, यानी जब कोविड-19 आया था, जैसे कि हम सबने देखा था, वो एक पेंडेमिक सिचुएशन था। अगर उस समय आपके दोस्तों ने या आपके रिलेटिव ने या किसी भी अनजान पर्सन ने आपको पैसे दिए ताकि आप कोविड-19 से अपना इलाज करवा लो, सरकार उस पर भी टैक्सेबल नहीं लेगी, क्योंकि क्या था? वो पेंडेमिक था, उस समय सब लोगों को पैसे की जरूरत थी। तो अगर आपने उस समय पैसे लिए अपने रिश्तेदार से, किसी भी अननोन पर्सन से, तो सरकार क्या है, उस पर पूरा एग्जाम है, उस पर मैं 1 रुपया टैक्स नहीं लूंगी। ठीक है। अब देखो रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन, मैंने आपको बताया रिलेटिव से मिलना चाहिए, रिलेटिव के डेफिनेशन में कौन कौन नहीं आएगा। सरकार ने ये नहीं बताया कौन कौन आएगा, सरकार ने बताया कि ये पर्सन आपके रिलेटिव में नहीं आएंगे। कौन? आपके मित्र, यानी जो आपके दोस्त है वो आपके रिलेटिव नहीं है। यानी अगर आपके दोस्त ने आपको गिफ्ट करा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। आपका जो मम्मी, आपके जो है मदर कजन, आपके जो कजन ब्रदर है, सिस्टर हो गए, वो भी आपके फैमिली में नहीं है। ठीक है। आपके भाई के जो हस्बैंड है या ग्रैंड फादर हो गए, वो भी आपके जो है रिलेटिव में नहीं आते। और यहाँ पे जो है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो कि आखिरी चैप्टर है हमारा इनकम टैक्स का, वो पूरा पूरा कंप्लीट होता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस करा था कि हम जो इनकम टैक्स की पूरी सीरीज आपको कराएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया एजुकेशन के साथ, पूरे नोट्स और हर सेक्शन के क्वेश्चन। इसके क्वेश्चन रह गए, वो हम अगले पार्ट में जो है अपलोड कर देंगे। इसके जो क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, वही हम कराते हैं यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।